गांव के अखाड़े की मिट्टी में पला बढ़ा एक लड़का जो कुश्ती के दांव सीखते सीखते राजनीति का ऐसा पहलवान बन गया जिसने उत्तर प्रदेश की सत्ता को दशकों तक अपनी उंगलियों पर नचाया। कभी लोगों ने उसे धरती पुत्र कहा तो कभी विरोधियों ने मुल्ला मुलायम कहकर निशाना बनाया। कभी वो किसानों, पिछड़ों, गरीबों की आवाज बना तो कभी उस पर अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगे। वो नेता जिसके एक फैसले से यूपी की सरकारें बनती थी और गिरती भी थी, जिसने समाजवाद को नई पहचान दी, लेकिन जिसकी सबसे बड़ी राजनीतिक जंग आखिरकार उसके अपने ही परिवार के भीतर शुरू हो गई। 3 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का रक्षा मंत्री और ऐसा नेता जिसकी नजर सिर्फ लखनऊ की कुर्सी पर नहीं बल्कि दिल्ली की गद्दी पर भी थी, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का सपना ही सपना रह गया। तो आखिर कौन था यह आदमी? कैसे एक साधारण किसान परिवार का बेटा भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया? और क्यों उसकी विरासत आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लोकसभा का खास शो सियासी किस्सा। मैं हूं आपके साथ सुनीता। आज हम लेकर आए हैं समाजवादी राजनीति के सबसे बड़े चेहरे मुलायम सिंह यादव की पूरी कहानी। लेकिन एक बात तय है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर किसी एक नेता ने हमेशा के लिए बदल दिया तो वो थे मुलायम सिंह यादव। सिफई के एक साधारण किसान परिवार से निकले ये लड़का कैसे बना यूपी की सत्ता का सबसे बड़ा खिलाड़ी? कैसे उसने यादव मुस्लिम राजनीति का ऐसा समीकरण बनाया जिसने दशकों तक चुनावों की दिशा तय की? क्यों विरोधियों ने उसे मुल्ला मुलायम कहा था? क्या थे उसके सबसे बड़े विवाद? और क्यों आज भी उसके बिना यूपी की राजनीति अधूरी लगती है? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक यात्राओं में से एक की दास्तान है। 22 नवंबर 1939 उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का छोटा सा गांव सिफई एक साधारण किसान परिवार में जन्म हुआ मुलायम सिंह यादव का। पिता सुघर सिंह यादव छोटे किसान थे, घर में ज्यादा जमीन नहीं थी, कमाई सीमित थी, लेकिन परिवार चाहता था कि मुलायम पढ़े। उस दौर में गांवों में पढ़ाई बहुत बड़ी बात होती थी। सिफई में स्कूल तक नहीं था, लेकिन मुलायम बचपन से तेज थे। उनका स्वभाव शुरू से लड़ाकू था। एक बार स्कूल में एक दलित बच्चे की घड़े से पानी पीने पर पीटा गया। मुलायम ने विरोध किया और लड़कों से भिड़ गए। यहीं से उनके भीतर जाति व्यवस्था के खिलाफ सोच पैदा हुई। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ एक और चीज थी जो मुलायम को सबसे ज्यादा पसंद थी, कुश्ती, अखाड़ा, मिट्टी, दांवपेच। यहीं से उनकी असली पहचान बनी। वो घंटों अभ्यास करते थे, इतना कि गांव में लोग उन्हें पहलवान कहने लगे। बाद में खुद मुलायम कहते थे, राजनीति भी कुश्ती की तरह है, यहाँ भी गिराने और बचाने की कला सीखनी पड़ती है। 1950 और 60 का दशक देश में समाजवादी राजनीति तेजी से बढ़ रही थी। इसी दौरान मुलायम पहली बार समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया से प्रभावित हुए। लोहिया अंग्रेजी के विरोधी थे, जातिगत बराबरी की बात करते थे और कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे। मुलायम को लगा यही उनकी राजनीति का रास्ता है। 1960 के दशक में उन्होंने छात्र राजनीति शुरू की, कॉलेज में आंदोलन किए, फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया और यहीं से उनकी पहचान बनने लगी। फिर उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। एक कुश्ती प्रतियोगिता में उनकी मुलाकात हुई स्थानीय नेता नाथू सिंह से। नाथू सिंह मुलायम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तय कर लिया, ये लड़का राजनीति में बहुत आगे जाएगा। 1967 के विधानसभा चुनाव में नाथू सिंह ने खुद चुनाव नहीं लड़ा और टिकट दिलवाया मुलायम सिंह यादव को। सिर्फ 28 साल की उम्र में मुलायम पहली बार विधायक बन गए। उस समय वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सबसे युवा विधायकों में से एक थे। 1975 भारत की राजनीति का सबसे बड़ा विवादित दौर। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जाने लगा, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा। मुलायम सिंह यादव भी सरकार के खिलाफ थे, वो भूमिगत हो गए, लेकिन ज्यादा समय तक बच नहीं पाए। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। करीब 19 महीनों तक वो जेल में रहे। यहीं से उनकी छवि एक संघर्षशील नेता की बनी। जेल में उन्होंने समाजवादी नेताओं से सीखा, नेटवर्क बनाया और बाहर निकलते ही वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा चेहरा बन चुके थे। 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई, जनता पार्टी की लहर चली, मुलायम चुनाव जीते और मंत्री बने, लेकिन
असली बदलाव आया 1980 के दशक में। उत्तर प्रदेश में जातीय राजनीति बढ़ रही थी। ओबीसी समाज राजनीतिक ताकत बन रहा था। मुलायम ने इसी समाज को अपना आधार बनाया। 1980 के दशक में चंबल और इटावा क्षेत्र डकैतों से प्रभावित था। मुलायम पर आरोप लगे कि उनके डकैतों से संबंध हैं। उनके विरोधी कहते थे कि अपराधियों को संरक्षण देते थे। हालांकि मुलायम का जवाब अलग था। वो कहते थे सरकार पिछड़ों को डकैत बताकर मार रही है। यहीं से उनकी राजनीतिक सामाजिक न्याय बनाम सत्ता के रूप में दिखाई देने लगी। दूसरी तरफ हिंदुत्व राजनीति भी तेजी से बढ़ रही थी। राम मंदिर आंदोलन शुरू हो चुका था। 1989 में जनता दल की सरकार बनी और 5 दिसंबर 1989 को मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने खुद को किसानों, पिछड़ों, मुसलमानों और गरीबों के नेता के रूप में पेश किया। उनकी राजनीति का फॉर्मूला बिल्कुल साफ था। यादव प्लस मुस्लिम प्लस पिछड़ा वर्ग, कुल मिलाकर सत्ता यहीं आगे चलकर माई यानी मुस्लिम यादव समीकरण कहलाया। मुलायम सिंह यादव के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके निजी जीवन में भी बहुत कुछ चल रहा था। उनकी पत्नी मालती देवी की तबीयत खराब रहने लगी। उसी समय उनके जीवन में साधना गुप्ता आई। वो मुलायम सिंह यादव से 20 साल छोटी थी। औरैया की रहने वाली साधना शादीशुदा थी। उनकी 1986 में चंद्र प्रकाश गुप्ता से शादी हो चुकी थी। 1 साल बाद उन दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नाम प्रतीक रखा गया। इसके कुछ सालों बाद साधना ने चंद्र प्रकाश से तलाक ले लिया। साधना की दिलचस्पी सियासत में थी और इसी से वह मुलायम के संपर्क में आई। उन दिनों मुलायम की मां मूर्ति देवी की तबीयत खराब रहती थी। साधना उनकी देखभाल करने लगी। एक बार अस्पताल में एक नर्स मूर्ति देवी को गलत इंजेक्शन लगाने जा रही थी, लेकिन साधना ने उसे रोक लिया। साधना खुद नर्सिंग का कोर्स कर चुकी थी, इसलिए गलत इंजेक्शन का पता लग गया। इसके बाद से मुलायम साधना को बहुत मानने लगे। दोनों करीब आ गए। उन्होंने साधना के बेटे प्रतीक को अपना नाम दिया। 1994 में स्कूल के फॉर्म में प्रतीक ने अपने पिता का नाम MS यादव लिखा। उन्होंने एड्रेस में मुलायम सिंह यादव का पता लिखा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुलायम ने 1988 में पहली बार अखिलेश यादव को साधना से मिलवाया, लेकिन अखिलेश को साधना पसंद नहीं आई थी। दावा ये भी कहा जाता है कि अखिलेश ने साधना को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद उन्हें घर से दूर भेज दिया गया और राजस्थान के धौलपुर में मिलिट्री स्कूल में अखिलेश यादव का एडमिशन कराया गया। यूं तो मुलायम और साधना का रिश्ता 80 के दशक से था, लेकिन दोनों ने शादी 2003 में की थी, जब मुलायम की पहली पत्नी मालती देवी का निधन हो गया। इससे अखिलेश बहुत नाराज हुए, लेकिन प्रतीक की राजनीति से दूर रहने की शर्त पर यह समझौता हो गया। साल 1990 राम मंदिर आंदोलन चरम पर था। लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे थे। कार सेवक अयोध्या पहुंच रहे थे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। उन्हें डर था कि अगर भीड़ बाबरी मस्जिद तक पहुंची तो देश भर में दंगे हो सकते हैं। उन्होंने कहा परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और फिर आया 30 अक्टूबर 1990। कार सेवक बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े। कुछ लोग बाबरी मस्जिद पर चढ़ गए। हालांकि 28 अक्टूबर को ही एक चर्चित मैगजीन के इंटरव्यू में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि सरकार रहे न रहे, मस्जिद मेरी लाश पर होकर गिरेगी। जब तक मुलायम की सत्ता कायम है, मस्जिद शहीद नहीं होगी। अयोध्या और उसके आसपास कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन जब कार सेवक मस्जिद पर चढ़े तो मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दे दिया। फायरिंग हुई, कई कार सेवकों की मौत भी हुई। इसके बाद 2 नवंबर को कार सेवक फिर वापस आए। फिर से पुलिस और उनके बीच में झड़प हुई। फिर से कार सेवक मारे गए। आधिकारिक आंकड़ों की माने तो 17 लोग मारे गए थे। मुलायम ने 28 लोगों की मौत की बात कही थी। बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी ने दावा किया गया था कि 56 लोग मारे गए। मरने वालों में कोठारी भाई भी शामिल थे। 2 नवंबर को हनुमानगढ़ मंदिर के पास एक गली में उनकी लाशें मिली। आरोप लगा कि पुलिस ने उन्हें एक घर से घसीटकर बाहर निकाला और उसके बाद गोली मार दी। इस घटना के बाद मुलायम की तारीफ और फजीहत दोनों हुई। मुलायम ने इस घटना पर दुख तो जताया, लेकिन इसे डिफेंड भी किया। कहा कि उस वक्त यह जरूरी था। मुलायम की कार्रवाई की हिंदू और मुसलमान दोनों ने आलोचना की। हिंदू कार सेवकों पर हमले के लिए उनके खिलाफ हो गए थे। वहीं मुसलमानों ने कहा कि उन्होंने भीड़ को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए थे।
कार सेवकों पर गोली चलने के बाद हिंदुत्व की राजनीति और ज्यादा मजबूत हो गई। बीजेपी ने इस घटना को बड़े मुद्दे की तरह उठाया। 1991 के चुनाव में बीजेपी को भारी फायदा मिला और कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वहीं ये घटना मुलायम की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ बनी। मुस्लिम समुदाय के बीच वो हीरो बन गए। उन्हें लगा कि मुलायम ने मस्जिद बचा ली, लेकिन हिंदुत्व राजनीति ने उन्हें हिंदू विरोधी घोषित कर दिया। यहीं से बीजेपी नेताओं ने उन्हें मुल्ला मुलायम कहना शुरू किया। ये टैग जिंदगी भर उनके साथ जुड़ा रहा। इसी दौरान इटावा के जैन इंटर कॉलेज के मैदान में समाजवादियों का एक छोटा सा सम्मेलन हुआ। सम्मेलन के बाद जब मुलायम गाड़ी से निकलते तो रास्ते में एक बाजार से निकलना हुआ। वहां बहुत सारे दुकानदार अपनी दुकानों के आगे बैठे थे। जहां से मुलायम की गाड़ी निकलने लगती तो लोग थूकने लगते। ये सब वहां हो रहा था जिसे मुलायम का घर माना जाता था। अब मुलायम को महसूस हुआ कि उन्हें अपनी खुद की पार्टी चाहिए और फिर 4 अक्टूबर 1992 को लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। ये सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं थी, ये उत्तर प्रदेश की नई सामाजिक राजनीति का जन्म था। समाजवादी पार्टी ने खुद को पिछड़ों, किसानों और मुसलमानों और गरीबों की पार्टी के रूप में पेश किया। इसके लगभग 65 दिन बाद 6 दिसंबर साल 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। केंद्र सरकार ने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया। 1992 में बाबरी मस्जिद गिर चुकी थी। देश में सांप्रदायिक तनाव था। बीजेपी तेजी से बढ़ रही थी। ऐसे समय में मुलायम सिंह यादव ने एक ऐतिहासिक राजनीतिक फैसला लिया। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के साथ हाथ मिला लिया। ये गठबंधन बेहद खास था। एक तरफ पिछड़ों का नेतृत्व करने वाले मुलायम, दूसरी तरफ दलित राजनीति के सबसे बड़े चेहरे कांशीराम और मायावती। 1993 के चुनाव में ये गठबंधन सफल रहा। बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई और मुलायम सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मुलायम ने सबसे पहले नकल के खिलाफ बीजेपी सरकार का एंटी कॉपिंग एक्ट रद्द कर दिया। अब ये उस वक्त छात्रों को दिमाग में रखकर किया गया था। हालांकि इसका असर ये हुआ कि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में इसके बाद नकल की शुरुआत हो गई। उत्तर प्रदेश पर जो नकल माफिया होने का आरोप लगा था या छात्रों को नकल करके पास करवाने का आरोप लगता था, उसमें इस फैसले का बड़ा असर था। ये मुलायम सिंह का राजनीतिक यूं करते थे। कुछ समय बाद एसपी और बीएसपी गठबंधन में दिक्कतें शुरू हो गई। ये दो ऐसे नेताओं के बीच गठबंधन था जो अति आकांक्षी थे, एक दूसरे पर शक करते थे। कहने को मायावती सरकार में शामिल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मायावती का दखल सरकार में था। सरकार बनने के कुछ समय बाद लोकल मीडिया ने मायावती को सुपर चीफ मिनिस्टर का तमगा देना शुरू कर दिया था। ये सुनकर मायावती को अक्सर खुशी होती थी। कहा जाता है कि एक भी ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन बीएसपी मुलायम को इस बात का एहसास नहीं कराती थी कि मुलायम बीएसपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हैं। अब लगभग सरकार टूटने के कगार पर थी, जिसका पता मुलायम को हो चुका था। सरकार में रहने के लिए मुलायम को बीएसपी के 69 में से 1/3 यानी 23 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी, लेकिन उनके पास सिर्फ 15 विधायकों का समर्थन था। इन विधायकों को पाने के लिए मुलायम ने कुछ ऐसा किया जो उनके राजनीतिक जीवन पर एक बड़े धब्बे की तरह रहा। दरअसल 2 जून 1995 को लखनऊ की मीराबाई गेस्ट हाउस में एक ऐसी घटना हुई जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा के लिए बदल दी। बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी से समर्थन वापस लेने का फैसला किया। इसके बाद गेस्ट हाउस में हंगामा हुआ, जहां मायावती बैठक कर रही थी। आरोप लगे कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मायावती और उनके विधायकों को घेर लिया। बदसलूकी हुई, हमला हुआ। विधायकों को जबरदस्ती वहां से घसीट के मुलायम सिंह यादव के घर ले गए और डरा धमका के ब्लैंक पेपर पर हस्ताक्षर कराए गए। मायावती ने बाद में इस घटना को अपनी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बताया। यहीं से मुलायम और मायावती की राजनीतिक दुश्मनी शुरू हो गई। मायावती ने बीजेपी का समर्थन लिया और मुख्यमंत्री बन गई। यह उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसी घटना को गेस्ट हाउस कांड के नाम से आज भी जाना जाता है। मुलायम ने कभी भी गेस्ट हाउस कांड के लिए माफी नहीं मांगी। उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल होने के बाद मुलायम ने अपना ध्यान राष्ट्रीय राजनीति पर लगाया। 1996 में लोकसभा चुनाव में मुलायम मैनपुरी से लड़े और जीत गए। वे पहली बार संसद पहुंचे थे। पहली बार में ही प्रधानमंत्री बनने वाले थे। चुनाव में बीजेपी की 161 सीटें आई, लेकिन वो बहुमत साबित नहीं कर पाई और इसी के बाद थर्ड फ्रंट सरकार बनाने का दावा करने लगा। समाजवादी पार्टी की 17 सीटें आई थी और वो गठबंधन में अहम पार्टनर थी।
इसी समय पर फ्रंटलाइन मैगजीन ने खबर छापी जिसमें लिखा था, मुलायम को संयुक्त मोर्चा के 179 में से 110 सांसदों का समर्थन है। ऐसे लगने लगा था कि मुलायम भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन तब दो लोगों ने इसमें रोड़ा अटका दिया। पहले थे लालू प्रसाद यादव जी हाँ, लालू यादव ने नहीं चाहते थे कि मुलायम प्रधानमंत्री बने। मुलायम ने बाद में बताया कि लालू ने कहा था, अगर मुलायम प्रधानमंत्री बन गए तो फिर मैं जहर खा लूंगा। और दूसरे थे वीपी सिंह, उनकी और मुलायम की पुरानी दुश्मनी थी। उन्होंने मुलायम को प्रधानमंत्री बनाने के फैसले को वीटो कर दिया और अंत में जनता दल के एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए। मुलायम को रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। जब देवेगौड़ा की सरकार गिरी तो आई.के. गुजराल को प्रधानमंत्री बना दिया गया, लेकिन मुलायम सिंह यादव को नहीं, जबकि गुजराल तो चुनाव तक नहीं जीते थे। गुजराल की सरकार में भी मुलायम रक्षा मंत्री रहे। रक्षा मंत्री बने रहने के दौरान वो सियाचिन जाने वाले पहले रक्षा मंत्री बने। जून 1996 में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि जम्मू कश्मीर को ज्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। पहली बार देश का रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर की वकालत कर रहा था। मुलायम पर देश को टुकड़ों में बांटने की साजिश करने जैसे गंभीर आरोप लगने लगे। 1999 में मुलायम ने सोनिया गांधी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। ये भी एक बहुत बड़ा किस्सा है राजनीति का। इसी साल एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। कहा जाता है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनकर एक गठबंधन सरकार को चलाने के लिए तैयार हो गई थी। वो राष्ट्रपति से मुलाकात करती है। 272 सांसदों के समर्थन से प्रधानमंत्री के तौर पर सरकार बनाने का दावा भी पेश करने वाली थी। इसमें मुलायम के 32 सांसद शामिल थे, लेकिन ऐन मौके पर मुलायम सिंह यादव ने यू टर्न ले लिया। सोनिया के विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर समर्थन वापस ले लिया। ये मुलायम की सोची समझी रणनीति थी। कुछ दिन बाद एक बातचीत में मुलायम ने कहा कि दिल्ली की सत्ता में वापसी से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी मजबूत होने लगती, इसलिए उन्होंने कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दी। 2002 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं। इसमें मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी की सबसे अधिक 143 सीटें आती हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए 202 विधायक चाहिए थे। मुलायम सरकार नहीं बना पाए और इसके बाद बीएसपी ने बीजेपी के साथ मिलकर एक बार फिर सरकार बना ली। मायावती इस सरकार की मुख्यमंत्री बनी। मायावती और मुलायम ने एक दूसरे पर घोटालों के तमाम आरोप लगाए। मायावती मुलायम को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। कहा जाता है कि मायावती के दफ्तर में एक फाइल रखी हुई थी जिसमें मुलायम और उनके सहयोगी अमर सिंह पर पोटा लगाने का प्रपोजल था। बता दें कि पोटा आतंकवादियों पर लगाया जाता है, लेकिन इसी बीच मायावती ताश कॉरिडोर जैसे घोटाले में फंस गई। बीजेपी से उनके मतभेद बढ़ने लगे और अगस्त 2003 में मायावती ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा भंग करके दोबारा चुनाव कराने की सिफारिश कर दी। मायावती के इस फैसले से हैरान बीजेपी ने मुलायम की सरकार बनने देने का फैसला किया। कांग्रेस और बाकी कुछ छोटी पार्टियों ने मुलायम को समर्थन दे दिया, लेकिन इसके बावजूद उनके पास बहुमत नहीं था। उन्होंने बीएसपी के 14 विधायकों को तोड़ लिया। ये दल बदल कानून के खिलाफ था, लेकिन बीजेपी के इशारे पर राज्यपाल ने कुछ नहीं किया और फिर मुलायम उत्तर प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बन बैठे। मुलायम सिंह यादव के विवादों से जुड़े रहने की बात करें तो 1990 के आखिर में अमर सिंह की एंट्री हुई। यहीं से मुलायम की राजनीति बदलने लगी। फिल्मी सितारे, उद्योगपति, बड़े कॉर्पोरेट सभी समाजवादी पार्टी के करीब आने लगे। अब मुलायम बदल गए थे और महंगी घड़ियां पहनने लगे थे। आलोचक कहने लगे समाजवाद पीछे छूट रहा है। इसी बीच मुलायम पर एक गंभीर आरोप लगा। 2005 में वकील विश्वनाथ चतुर्वेदी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें यह आरोप लगा कि मुख्यमंत्री का पद का गलत इस्तेमाल करते हुए मुलायम ने 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बना ली। उन्होंने मुलायम, उनके बेटे अखिलेश यादव और प्रतीक यादव, इसके साथ बहू डिंपल यादव की संपत्ति की सीबीआई जांच की मांग की। 1 मार्च 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से इस मामले की शुरुआती जांच करके यह देखने के लिए कहा क्या केस बनता है या फिर नहीं। हालांकि बाद में उन्हें राहत मिल गई। 2007 में उत्तर प्रदेश की सत्ता जाने से कांग्रेस के लिए मुलायम को मैनिपुलेट करना और ज्यादा आसान हो गया था। सीबीआई ने शुरुआत में कहा कि मुलायम के पास उनकी कमाई से 2.63 करोड़ ज्यादा की संपत्ति है, लेकिन मुलायम के मनमोहन सरकार को बचाने के बाद 2008 में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह मुलायम परिवार के खिलाफ केस को बंद करना चाहती है। विश्वनाथ चतुर्वेदी ने इसका विरोध भी किया। केस चलता रहा। आरोप लगता है कि चतुर्वेदी खुद कांग्रेस के आदमी थे। इसके बाद 2009 में देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं। मुलायम सिंह यादव वापसी करने के लिए डेस्परेट थे। यहाँ पर एक बड़ी गलती कर दी। अमर सिंह के कहने पर बीजेपी से निकले कल्याण सिंह से गठबंधन कर लिया। इससे
मुसलमान वोटर में मुलायम की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा, क्योंकि कल्याण सिंह ही वही व्यक्ति थे जिनके राज्य में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। चुनाव में समाजवादी पार्टी की सीटें घटकर 23 सीटें तक सीमित रह गईं। इसके बाद मुलायम ने अपने बेटे अखिलेश को आगे करना शुरू कर दिया। मुलायम सिंह यादव का नाम अक्सर उत्तर प्रदेश की उस राजनीति से जोड़ा जाता है जहां नेताओं, बाहुबलियों और गैंगस्टरों का गठजोड़ लंबे समय तक चर्चा में रहा है। ये मुद्दा खासकर साल 1990 और 2000 में ज्यादा उठा, जब यूपी की राजनीति में बाहुबली नेताओं का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। मुख्तार अंसारी का नाम सबसे ज्यादा मुलायम सिंह और बाद में समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ा गया। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का बड़ा माफिया और नेता माना जाता था। उस पर हत्या, रंगदारी, अपहरण जैसे कई गंभीर आरोप लगे थे। 2004 में जब यूपी पुलिस अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार अंसारी पर पोचा लगाया, तब आरोप लगा कि मुलायम सरकार ने दबाव बनाया। विरोधियों ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देती है। हालांकि सपा नेताओं का कहना था कि विपक्ष राजनीतिक बदनाम करने के लिए ऐसा कहता है। बता दें कि अतीक अहमद उस समय का बहुत बड़ा गैंगस्टर था जिसका नाम समाजवादी राजनीति से जुड़ता रहा। अतीक अहमद कई बार सांसद और विधायक रहा। अलग अलग समय पर उसका संबंध अलग अलग पार्टियों से रहा, लेकिन यूपी की राजनीति में उसे बाहुबली नेता के रूप में देखा जाता था। विरोधी दलों ने अक्सर आरोप लगाया कि मुलायम सिंह और बाद में अखिलेश यादव के दौर में ऐसे नेताओं को राजनीतिक जगह मिली। डीपी यादव और अन्य बाहुबली 1990 और 2000 के दशक में यूपी की राजनीति में कई ऐसे नेता थे जिन पर आपराधिक मामलों के आरोप थे, जैसे डीपी यादव। उस दौर में लगभग सभी बड़ी पार्टियां सपा, बसपा, बीजेपी और कांग्रेस पर बाहुबलियों को टिकट देने के आरोप लगते रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी पर यह आरोप ज्यादा जोर से लगाया गया क्योंकि उसका मजबूत आधार ग्रामीण और जातीय राजनीति से था। 2003 से लेकर 2007 और फिर 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी शासन पर बीजेपी और विपक्ष ने गुंडाराज का आरोप लगाते हुए बात कही। हैरानी की बात यह है कि एक बार एक निजी मीडिया चैनल से उनसे सवाल किया गया, यानी मुलायम सिंह यादव से, क्यों आप बाहुबलियों को चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से टिकट देते हैं? तो उनका जवाब था, हमें सरकार चलानी है और अगर बाहुबलियों को जनता वोट दे रही है तो क्या बुराई है, इससे हमारी सरकार को ही फायदा है, संत क्या ही सियासत करेगा। 2011 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होते हैं तो इसमें अखिलेश समाजवादी पार्टी के चेहरे के तौर पर सामने आते हैं। राज्य में साइकिल रैलियां निकाली, हजारों किलोमीटर साइकिल चलाते हुए उत्तर प्रदेश के कोने कोने में अखिलेश गए। घोषणा पत्र में बिजली, पानी, नौकरी और फ्री लैपटॉप देने का वायदा भी किया। वोटिंग खत्म होने से 3 दिन पहले मुलायम सिंह यादव ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर जनता अखिलेश को वोट देती है तो वो उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। जब नतीजे सामने आए तो समाजवादी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला तो उसकी 403 में से 224 सीटें आई थी। मुलायम ने कहा, अयोध्या ने मुझे माफ कर दिया है। मुलायम ने अपने वायदे के मुताबिक इसके बाद अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, लेकिन सरकार का रिमोट कंट्रोल मुलायम सिंह यादव के हाथ में था। मुख्यमंत्री के फैसलों को बदल दिया करते थे, सरकार की सबके सामने आलोचना करते और अपने बेटे के विरोधियों का साथ देते। सरकार और पार्टी में इतने पावर सेंटर्स बन गए थे कि विरोधी इस बात को कहने लगे कि सरकार में मुख्यमंत्री है मुलायम, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, आजम खान और आधे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है। इसी समय मुलायम ने एक और यू टर्न लिया। 2012 में पहले उन्होंने ममता बनर्जी के साथ मिलकर राष्ट्रपति पद के लिए 3 नाम दिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और सोमनाथ चटर्जी। लेकिन फिर मुलायम ने ममता को धोखा दिया और कांग्रेस के प्रणब मुखर्जी का नाम आगे कर दिया, जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने। 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल को पास करवाने में मुलायम ने कांग्रेस की सरकार की काफी मदद की। इसी समय सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुलायम को क्लीन चिट दे दी। उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुलायम के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। अपनी पुरानी फाइंडिंग्स पर सीबीआई ने कहा कि उसने मुलायम द्वारा किए गए लोन को भी उनकी कमाई में जोड़ दिया था। इनमें ऑस्ट्रेलिया में अखिलेश की पढ़ाई के लिए लिया गया लोन भी शामिल था। इसी बीच 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं और समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान होता है। मुलायम और अखिलेश को यादवों और मुस्लिम के नेता के तौर पर देखा जाने लगा। आरोप लगा कि वो सिर्फ कुछ ओबीसी समूह, खासकर यादवों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। इधर 2014 लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान मुलायम का एक बयान काफी चर्चित रहा।
और विवादित रहा। रेप के लिए फांसी की सजा का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। मुलायम ने कहा कि उनकी सरकार ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश करेगी और रेप का झूठा आरोप लगाने वालों को सजा दी जाएगी। उनके इस बयान का उस दौर में जबरदस्त विरोध हुआ और आज भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने के लिए इस बयान का इस्तेमाल विरोधी पार्टियां करती हैं। समाजवादी पार्टी की खिसकती जमीन का असर 2014 चुनाव के नतीजों में भी दिखाई पड़ा। बीजेपी यूपी की 80 में से 71 सीटें जीत गई। समाजवादी पार्टी केवल 5 सीटें जीत पाई। जीतने वाले 5 उम्मीदवार मुलायम के परिवार से थे। इससे मुलायम पर परिवारवाद के आरोप लगे और ज्यादा मजबूत हो गए। वो खुद से सीटें आजमगढ़ और मैनपुरी से चुनाव लड़े और दोनों जीते थे। नतीजों के बाद मुलायम ने नरेंद्र मोदी को देश का सबसे बड़ा झूठा और कम्युनल और धोखेबाज बताया था। लेकिन 2015 में जब सफाई में मुलायम के परपोती की सगाई हुई तो नरेंद्र मोदी को न सिर्फ विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया बल्कि शादी में मुलायम और नरेंद्र मोदी की तस्वीरें काफी ज्यादा चर्चित रही। इसी समय समाजवादी पार्टी पर कंट्रोल को लेकर अखिलेश और शिवपाल में खींचतान चल रही थी। ब्रेकिंग पॉइंट आया जून 2016 में, जब गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय होने वाला था। अखिलेश यादव ने इस विलय को रोक दिया। ये कहा कि हमें पार्टी में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के नेताओं को पार्टी से दूर रखकर उसकी इमेज को सुधारना चाहते थे। सितंबर में अखिलेश ने शिवपाल खेमे के मंत्रियों और अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया था। अखिलेश अमर सिंह को भी पार्टी से निकालना चाहते थे, जिन्हें वे बैड इन्फ्लुएंस मानते थे। इसी में मुलायम ने अपने भाई शिवपाल का साथ दिया। उन्होंने अखिलेश को हटाकर शिवपाल को पार्टी का यूपी चीफ बना दिया। जवाब में अखिलेश ने पहले शिवपाल से अहम मंत्री पद छीन लिया और फिर उन्हें मंत्री पद से ही बर्खास्त कर दिया। शिवपाल ने अखिलेश के करीबियों को पार्टी से निकाल दिया। मुलायम ने अखिलेश का साथ दे रहे थे अपने चचेरे भाई रामगोपाल यादव को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। फरवरी 2017 तक मुलायम चुनाव प्रचार और पोस्टरों से गायब थे। इसका असर 2017 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के नतीजों पर भी दिखा। वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़ी, लेकिन इसके बावजूद इसकी सीटें घटकर 47 हो गई। समाजवादी के इतिहास में सबसे कम सीटें थी। इस चुनाव में बीजेपी ने स्वीप करते हुए 403 में से 312 सीटें जीती और सरकार बनाई। पार्टी में किनारे होने के बाद शिवपाल ने अगस्त 2018 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बना ली। समझौती पार्टी पर अखिलेश का पूरा कंट्रोल हो गया और एक तरफ अखिलेश पार्टी को मजबूत करने में ध्यान दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मुलायम बीमार पड़ने लगे। जिस पार्टी को मुलायम ने खड़ा किया था उसे वो कितने कमजोर होते दिख रहे थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2019 में देखने को मिला। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश ने मायावती के साथ गठबंधन कर लिया। मायावती मुलायम की सबसे बड़ी राजनीतिक दुश्मन थी। अगर फैसले मुलायम ले रहे होते तो शायद ये गठबंधन कभी नहीं होता है। मायावती ने भी गेस्ट हाउस कांड के भूत को पीछे छोड़ते हुए समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया और उसका एक बड़ा कारण कि मुलायम पार्टी को कंट्रोल नहीं करते थे। मुलायम इस गठबंधन से खुश नहीं थे। बीएसपी को समाजवादी पार्टी से 1 सीट ज्यादा देने के लिए अखिलेश की आलोचना की और उन पर पार्टी को खत्म करने का आरोप लगाया। मुलायम ने कहा, अब कौन खत्म कर रहा है पार्टी? हमसे कहते हैं कि पार्टी को खत्म करें, लेकिन ऐसे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। इस बयान से 1 हफ्ते पहले ही मुलायम ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने। इस बयान से अखिलेश और समाजवादी पार्टी के लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा हो गई। उनकी खुद की पार्टी का नेता विरोधी के जीतने की कामना कर रहा था, लेकिन निजी बातचीत में मुलायम ने मोदी को लेकर कुछ और ये बात कही थी। मुलायम ने पत्रकार वीरेंद्र सिंगर को कहा था, ये नेता देश की एकता के लिए हानिकारक है, इसके पास बड़ी कॉर्पोरेट लॉबी है, इस व्यक्ति को कोई शर्म नहीं, मुझे भी बुढ़ापे में अंदर कर सकता है, इसलिए मैं मोदी की सीधी आलोचना करने से बचता हूं। लेकिन अखिलेश नहीं मानते। अपने जीवन के अंतिम दिनों में मुलायम सिंह यादव केवल नाम की नेता ही रह गए थे। वो बीमारी से जूझते रहे। 9 जुलाई 2022 को उनकी पत्नी साधना का निधन हो गया। इस घटना से मुलायम टूट गए थे। 2 अक्टूबर को उनकी भी तबीयत खराब हो गई। 8 दिनों तक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती रहे। 10 अक्टूबर को 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। उनकी मौत के बाद उनका परिवार एक हो गया और शिवपाल समाजवादी पार्टी में वापस लौट आए।
मुलायम सिंह यादव का 5 दशकों से ज्यादा का सियासी सफर सिर्फ एक करियर नहीं था, ये उत्तर प्रदेश के सत्ता के समीकरणों का काया पलट था। सिफई की धरती से निकलकर उनका उदय अनगिनत हास्य पर पड़े समुदायों, खासकर पिछड़ों और मुसलमानों की आकांक्षाओं का प्रतीक बना, जिन्हें उन्होंने बड़ी कुशलता से एक मजबूत चुनावी वोट बैंक में बदल दिया। शुरुआती तौर पर लोहिया के समाजवादी आदर्शों के निहित नेताजी यकीनन ऊंची जातियों के स्थापित दबदबे के खिलाफ एक शक्तिशाली आवाज बने, जिसने राज्य की सत्ता की तासीर हमेशा के लिए बदली। राम मंदिर आंदोलन के चरम पर उनका कड़ा रुख, जिसकी कारसेवकों पर विवादास्पद फायरिंग ने उनकी छवि कट्टर सेकुलर लोगों में मजबूत कर दी। हालांकि उसकी वजह से उन्हें मुल्ला मुलायम का तीखा तमगा भी जिंदगी भर पहनना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच मुलायम की विरासत केवल एक नायक की गाथा नहीं है, वो इससे आगे बढ़कर रियल पॉलिटिकल के माहिर खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करती है। उनका पूरा करियर हैरत अंगेज राजनीतिक लचीलेपन का गवाह है। बसपा, कांग्रेस, यहाँ तक कि भाजपा के साथ भी जरूरत पड़ने पर अप्रत्यक्ष लाभ लेने से मुलायम ने कभी गुरेज नहीं किया। गठबंधन बनाने और तोड़ने का काम बेमिसाल व्यवहारिकता के साथ करते आए। अक्सर मुलायम सिंह यादव को विवाद अंधेरे रास्ते पर ले गए। कुख्यात गेस्ट हाउस कांड उनके सियासत पर एक अमिट काले धब्बे की तरह है। अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप उन पर लगातार लगे। आय से अधिक संपत्ति के मामले ने सत्ता के उस पक्ष को भी उजागर किया जिसने जनता अक्सर अनदेखा कर देती थी। आखिरकार आम आदमी के हक की बात करने वाले धरती पुत्र ने एक मजबूत और ताकतवर राजनीतिक वंशवाद की भी नींव रखी, जिसने शायद उनके समाजवादी सिद्धांतों की चमक को फीका कर दिया। उनका सफर भारत में सत्ता के जटिल और अक्सर विरोधाभासी चरित्र का आईना है, लेकिन इसके साथ ही सत्ता को अपने कुबे में समेट कर रखा। उन्होंने क्रूर कार्रवाई के जरिए सेकुलरिज्म पर परचम लहराया, लेकिन दूसरी तरफ सियासी फायदा लेने के लिए सुविधाजनक गठबंधन करने में भी कभी देर नहीं लगाई। मुलायम सिंह यादव एक ऐसी विरासत को छोड़कर गए जो इतनी असरदार है, उतनी ही विवादित भी। एक ऐसे परिवर्तनकारी नेता जिनकी सत्ता पाने और उसे बनाए रखने की लगातार लालसा ने पूरे युग के लिए उत्तर प्रदेश की सियासत को गढ़ा। अब इसे आपको तय करना है वो अच्छे के लिए थे या बुरे के लिए। लेकिन मुलायम सिंह यादव की कहानी इतनी सीधी नहीं है। उन्हें समझने के लिए एक नहीं 2 चश्मे लगाने पड़ते हैं। एक चश्मे से वो गरीबों, पिछड़ों और किसानों के मसीहा नजर आते हैं, तो दूसरे चश्मे से सत्ता के सबसे चतुर और विवादित खिलाड़ी। मुलायम सिंह यादव की कहानी में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हमें साथ में ये भी बताएं कि कौन सा किस्सा, किस शख्सियत के बारे में आप सुनना चाहते हैं, ताकि उस कहानी को हम आप तक पहुंचा सके। इसके लिए देखते रहिए दी लोकसभा।